तो दोस्तों हम जानते हैं कि आज हमारा पूरा देश अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहा है यानी कि संविधान दिवस मना रहा है। और हम सभी लोग जानते हैं कि आज के ही दिन सन 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था, यानी कि हमारे संविधान का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। और इसी के लिए हम लोग सन 2015 से इस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। तो आज हमारे संविधान को बने हुए पूरे 73 वर्ष पूरे हो गए। और 2 महीने बाद आज से ठीक 26 जनवरी को संविधान को लागू हुए भी पूरे 73 वर्ष हो जाएंगे। तो इस पूरे 73 साल की यात्रा में एक सामान्य नागरिक के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए संविधान की वजह से, और पूरे देश के सर्वांगीण विकास में या कहें कि देश के सतत विकास में संविधान की कौन सी महत्वपूर्ण भूमिकाएं रहीं, आज इन बिंदुओं की हम थोड़ा विस्तार से अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो जाए। तो सबसे पहली बात, तो भारत के संविधान को दुनिया के सबसे वृहद संविधान के रूप में जाना जाता है, यानी कि लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। उसके कई सारे महत्वपूर्ण कारण हैं। कई बार इसको एक कमजोरी के रूप में देखा जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कोई कमजोरी है। या कई बार लोग इस पर कटाक्ष करते हुए ये कहते हैं कि कई संविधानों से चोरी करके या कट कॉपी पेस्ट करके हमने कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया। ये सारी बातें पूरी तरह निरर्थक है, क्योंकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। और इन सभी बातों के पीछे का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि हमारे देश में संविधान जैसे महत्वपूर्ण विषय को बहुत ही निग्लेक्ट किया गया शुरू से, क्योंकि इसको पार्ट ऑफ द एजुकेशन होना चाहिए था। मतलब 8th क्लास से 12th क्लास के बीच में ही स्टूडेंट्स को कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स को, स्पेशली प्रियम्बल को पढ़ाया जाना बहुत जरूरी था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 73 सालों में इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज को और इतने महत्वपूर्ण विषय को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया, और जिसका परिणाम है कि आज संविधान को लेकर हमारे देश में भ्रांतियां ही भ्रांतियां हैं। और भ्रांतियों की अगर हम बात करें तो बड़ी दिलचस्प प्रकार की भ्रांतियां हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि संविधान के कई लोग हमें एक कटु आलोचक के रूप में देखने को मिलते हैं, जिन्होंने भली संविधान को पढ़ा नहीं है लेकिन आलोचना इतनी करते हैं कि लगता है कि जैसे वही संविधानविद हैं, और जैसे संविधान जो है सिर्फ बुराइयों का पिटारा है। और दूसरा एक वर्ग ऐसा भी भारत में उदय हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, जिसके लिए संविधान एक भावनात्मक विषय है, यानी कि एक इमोशनल सब्जेक्ट है। जैसे कि हमने कई बार देखा है, और जब से सोशल मीडिया का ट्रेंड शुरू हुआ है तब से कई मजेदार चीजें देखने को मिलती हैं कि जैसे कई लोग शादियों में संविधान की शपथ लेने लगते हैं। लेकिन उनको समझाइए कि शादियों में संविधान की शपथ लेने के लिए जैसा संविधान के अंदर कुछ भी निहित नहीं है, क्योंकि संविधान में शादी या बर्बादी जैसी कोई बात नहीं है। ये एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, प्योरली लीगल डॉक्यूमेंट है, और इसलिए इसका शादी विवाह या किसी भी तरीके के लाइफस्टाइल से कोई भी संबंध नहीं है। तो आज हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कि संविधान से आम आदमी के जीवन में कौन कौन से परिवर्तन आए, और स्वाभाविक है कि हम इसकी खूबियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात कि हम यहीं से शुरू करते हैं कि हमारे देश का संविधान इतना ज़्यादा वृहद क्यों है, इतना लार्जेस्ट क्यों है। तो उसका सबसे मेन रीज़न ये है कि हमारा संविधान किसी भी तरीके के किसी राजनीतिक आंदोलन या किसी राजनीतिक क्रांति की उत्पत्ति नहीं है, बल्कि ये एक शोध की उत्पत्ति है। जैसे कि हमने कई देशों के संविधान के बारे में पढ़ा है कि वहां पर लंबा संघर्ष हुआ, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं तो फ्रांस का संविधान उस फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक उत्पत्ति माना जाता है। लेकिन भारत के संविधान के साथ ऐसा कुछ नहीं जुड़ा, क्योंकि हम सभी लोग ये बात जानते हैं और हम सभी लोगों ने कभी ना कभी ये पढ़ा होगा कि संविधान सभा के जो निर्वाचित सदस्य थे तत्कालीन, उन्होंने दुनिया के कई देशों के संविधानों का एक बहुत वृहद शोध किया। और उस शोध के बाद उन संविधानों में जो जो स्पेशल प्रोविजंस थे, इंपॉर्टेंट पार्ट से, उनका इंडिया की सोसाइटी में और इंडिया के सर्कमस्टांसेस में, यानी कि भारतीय समाज और भारतीय परिवेश में उनकी प्रासंगिकता का बहुत गहराई से अध्ययन किया और परीक्षण किया, और उसके बाद उनको संविधान में शामिल किया गया। यानी कि किसी तरीके से कट कॉपी पेस्ट जैसा कोई सिस्टम नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया इज द कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कि एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। तो इस विविधताओं से भरे हुए देश में कई प्रकार की विविधताएं, जैसे सामाजिक विविधता और सांस्कृतिक विविधताएं, भौगोलिक विविधताएं, भाषाई विविधताएं इतनी सारी हैं। तो इन विविधताओं को कहीं से भी कॉन्स्टिट्यूशन ने खत्म करने का प्रयास नहीं किया। हाँ, एकजुटता लाने का तो प्रयास किया है, एक समानता लाने का प्रयास किया है, लेकिन इन विविधताओं को भारत की संस्कृति ने और भारत के जनमानस ने हमेशा एक उत्सव के रूप में देखा, उसको मनाने का प्रयास किया। तो संविधान ने भी उस उत्सव को बिल्कुल बरकरार रखने का प्रयास किया, और उस बहुलतावादी सिस्टम को, यानी कि प्लूरलिस्टिक सोसाइटी को एक सिंगल फैब्रिक में ना करके उसको पूरा पोषण और संरक्षण देने का काम किया, जिसकी वजह से भी ये संविधान वृहद होता है। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण कारण कि जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय देश में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जो सदियों से वंचित था,
और सदियों से उपेक्षित भी था, जो समाज की अंतिम पंक्ति में था। और उसके साथ बात की जाए तो महिलाओं की स्थिति भी उस वक्त बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि महिलाओं को किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था में या किसी भी प्रकार की सकारात्मक रचनात्मक व्यवस्था में उनका योगदान बहुत कम था। उनको सिर्फ घरों तक सीमित रखा हुआ था और महिला उत्पीड़न भी एक चरम पर था उस समय। तो इन दोनों ही वर्गों के लिए संविधान में एक आरक्षण का प्रावधान किया गया। उनको किसी भी प्रकार के उत्पीड़न और प्रपीड़न से बचाने के साथ साथ उनको एक तरीके से स्ट्रेंथनिंग करने के लिए भी इसमें प्रोविजंस दिए गए, यानी कि जिनको हम मौलिक अधिकारों के रूप में, फंडामेंटल राइट के रूप में जानते हैं। तो ऐसे भी प्रावधान संविधान के अंदर किए गए और फंडामेंटल राइट को सस्टेन करने के लिए, यानी कि उसको सुनिश्चित करने के लिए हर नागरिक के लिए और देश के सतत विकास को जारी रखने के लिए देश में सबसे महत्वपूर्ण काम जो संविधान ने किया वो संस्थानों के निर्माण का काम किया। जिन संस्थानों के बारे में हम जानते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, लोकसभा, राज्यसभा यानी कि हमारी पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि जिसको हम कैग के नाम से जानते हैं, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। तो ऐसे संस्थानों का संविधान में निर्माण की व्यवस्था की गई। ये क्यों की गई? क्योंकि जिससे कि सभी नागरिकों को, सबसे पहली बात तो ये है कि उनके जो मौलिक अधिकार संविधान में प्रदत्त है, मौलिक अधिकारों के बारे में हम सभी जानते हैं, तो इसलिए इस वीडियो में ये बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए इन सारी संस्थाओं का निर्माण किया गया। और उसके अलावा इन संस्थाओं के निर्माण का एक सबसे बड़ा उद्देश्य जो संविधान निर्माताओं के दिमाग में था वो ये कि किसी भी तरीके से जो पावर है वो सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए, यानी कि शक्तियों का केंद्रीकरण किसी एक व्यक्ति में या किसी एक संस्था में निहित नहीं होना चाहिए। इसलिए ये सारे संस्थानों का निर्माण डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए किया गया, यानी कि शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर बहुत ही फोकस किया गया। और शक्तियों के विकेंद्रीकरण का फायदा ये हुआ कि गवर्नमेंट के ऊपर एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम हमारे देश में स्ट्रेंथन हुआ। यानी कि सपोज कीजिए कि अगर आप सरकार के किसी निर्णय से रुष्ट होते हैं या कोई निर्णय आपको लगता है कि ये सही नहीं है, तो आप उसको चुनौती दे सकते हैं और उसके बाद में उसको रिव्यू करने का पावर भी है, जिस विषय को हम आगे अभी कवर करने वाले हैं। तो एक तो ये विषय हुआ कि देश में संस्थानों का निर्माण किया गया संविधान के माध्यम से। उसके बाद अब देश कैसे आगे चलेगा, तो देश की नियति कैसी होगी, तो नियति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है नीति। तो नीतियां कैसी बनेंगी, इस नीति के विषय को भी संविधान में कवर किया गया कि हमारा जो देश है या हमारे देश की जो शासन सत्ता है वो एक वेलफेयर स्टेट के रूप में होना चाहिए, यानी कि जिसमें सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास हो सके। तो इसका भी प्रावधान संविधान में किया गया, जिसको हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में जानते हैं, यानी कि डीपीएसपी जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, स्पेशली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो वो भी संविधान में निहित है। और उसके साथ नीति निर्धारण के साथ संविधान ने यह भी सुनिश्चित किया कि किसी भी तरीके से उत्पादन के संसाधनों पर किसी प्रकार का कोई एकीकरण ना हो सके, यानी कि उत्पादन के संसाधनों का एक समान रूप से वितरण हो सके और वो किसी मुट्ठी भर हाथों में सीमित ना रह जाए। इनका भी प्रावधान संविधान में किया गया। उसके साथ आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए आपातकाल के प्रावधानों का भी संविधान में उल्लेख है। और संविधान को सदैव जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखने के लिए, परिस्थितियों के साथ इसमें ढलने के लिए और परिस्थितियों के अनुसार इसमें कुछ सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए संविधान में संविधान संशोधन का भी रास्ता खुला रखा गया। इसके साथ साथ आम आदमी को, जैसे हम जानते हैं कि सभी नागरिकों को समान रूप से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए और मौलिक अधिकार सिर्फ उनको उत्पीड़न से सुरक्षा दिलाए जाने के लिए या उनके सशक्तिकरण से ही संबंधित नहीं रहे, बल्कि उनको अवसरों की समानता प्रदान करने के लिए एक समता के अधिकार का भी स्पष्ट रूप से हमें उल्लेख और दर्शन संविधान के अंदर देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं समता की, तो समता का अर्थ समानता से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि समानता का अर्थ होता है कि उदाहरण से अगर हम इसको समझते हैं तो समानता का अर्थ है कि अगर एक हष्टपुष्ट व्यक्ति को एक दिव्यांग व्यक्ति के साथ दौड़ाया जाए और उनके लिए नियम और दौड़ की जो सीमा रेखा है वो समान रखी जाए, तो इसको समानता कहते हैं। लेकिन अगर इसमें वर्गीकरण करके हष्टपुष्ट व्यक्तियों के लिए एक अलग वर्ग तैयार किया जाए और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक अलग वर्ग तैयार किया जाए और उसके बाद उन वर्गों के बीच में समान रूप से समान प्रकार के कानून हो और समान प्रकार की व्यवस्थाएं हो, तो इसको हम समता के रूप में देखते हैं। तो संविधान ने समानता की बजाय समता के ऊपर जोर दिया, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। उसके साथ साथ सिर्फ संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान ही नहीं किए, बल्कि इनकी रक्षा के लिए अगर मौलिक अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन होता है तो आम नागरिकों को सीधे न्यायालय की शरण लेने के लिए न्यायपालिका की शरण लेने का भी रास्ता खुला, जिसको हम रिट के नाम से जानते हैं। और उसके साथ न्यायपालिका को सर्वोच्चता भी प्रदान की, यानी कि न्यायपालिका को यह अधिकार दिया
कि अगर किसी भी तरीके से किसी नागरिक का मौलिक अधिकार का हनन होता है और वो कोर्ट का दरवाज़ा अगर खटखटाता है तो वो स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय सुना सके, और इसके लिए उसको किसी भी संस्था, चाहे वो संसद हो, चाहे वो सरकार हो, या किसी भी अन्य संस्था के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। और उसके साथ ये सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी को और मजबूत करने के लिए जुडिशियल रिव्यू का भी एक रास्ता खुला रखा गया, और जुडिशियल रिव्यू ने हमारे देश में एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम किया। जुडिशियल रिव्यू का अर्थ होता है कि हमारी न्यायपालिका को ये अधिकार है कि वो सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को या संसद के द्वारा लिए गए निर्णयों का एक रिव्यू कर सकता है, यानी कि उनका एक निरीक्षण कर सकता है, और आवश्यकता पड़ने पर उनको बदल भी सकता है या फिर उनको अपदस्थ कर सकता है, यानी कि उनको इनवैलिड भी डिक्लेयर कर सकता है। और ऐसा हमें कई बार देखने को भी मिला है। उदाहरण के तौर पर हमने देखा कि कई बार हमारी न्यायपालिका ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के बनाए हुए अधिनियमों को, सरकार के बनाए हुए एक्ट्स को इनवैलिड डिक्लेयर किया, और न सिर्फ उनके एक्ट्स को इनवैलिड डिक्लेयर किया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हमें देखने को मिली कि जब हमारे देश की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री को भी कोर्ट के कटघरे में आने के लिए मजबूर होना पड़ा, और न सिर्फ उनको कोर्ट के कटघरे में आने के लिए मजबूर होना पड़ा, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उनके इलेक्शन को इनवैलिड भी डिक्लेयर किया, और उसके साथ साथ उन्हें ये हिदायत भी दी कि वो प्रधानमंत्री तो रह सकती है लेकिन वो संसद की किसी भी कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, जिससे कि हमें देखने को मिला कि हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता है और कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वो एक आम नागरिक हो और चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। इसके साथ साथ संविधान में लोकल लेवल पर, यानी कि स्थानीय स्तर पर विकास का भी पूरा ध्यान रखते हुए पंचायती राज जैसे इंस्टीट्यूशंस को भी मजबूत किया गया और इनको इस्टेब्लिश किया गया। पार्ट 11 और पार्ट 12 में हम देखते हैं कि ग्रामीण स्तर पर स्थानीय निकाय और शहरी स्तर पर स्थानीय निकायों की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से लोगों को उनके स्थानीय विकास में जोड़ने की एक स्वशासन की व्यवस्था का भी इसमें एक प्रावधान किया गया, जिसके कारण दूर दराज के जो गांव हैं और जो पिछड़े इलाके हैं उनमें एक हमें विकास देखने को मिला। क्योंकि स्वशासन का अर्थ यही है कि छोटे छोटे स्तर पर जो छोटी छोटी समितियां हों, छोटे छोटे निकाय हों, उनमें जन भागीदारी बढ़े, लोगों के अंदर एक राजनीतिक चेतना का संचार हो, और वो अपने आसपास किस तरह के छोटे छोटे विकास के मुद्दे चाहते हैं, कैसा विकास चाहते हैं, तो उसमें वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और वो एक लोकतांत्रिक प्रणाली का हिस्सा बन सके। तो इसको भी संविधान ने पूरा संवर्धन दिया और पूरा संरक्षण प्रदान किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों के बीच में एक राजनीतिक चेतना का संचार हुआ, और सिर्फ स्थानीय निकायों को ही नहीं बल्कि देश में हर स्तर पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की भी स्थापना संविधान के माध्यम से की गई। क्योंकि हम देखते हैं पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, यहाँ तक कि राष्ट्रपति का इलेक्शन भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है, और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती देने के लिए भारत में, जैसे पहले एक समय होता था कि जब यहाँ जातीय आधार पर और लैंगिक आधार पर मताधिकार का अधिकार दिया गया था लोगों को, तो इसको अपदस्थ करते हुए एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नागरिकों को प्रदान किया, जिससे कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में खुलकर भाग ले सके। इन सब प्रावधानों से ना सिर्फ तो इस प्रकार से संविधान के माध्यम से लोगों को ना सिर्फ सामाजिक न्याय मिला बल्कि आर्थिक न्याय भी प्रदान हुआ, और साथ के साथ उनको राजनीतिक न्याय भी मिला और उनका राजनीतिक सशक्तिकरण भी हुआ। और इसी कारण से आज हम देख पाते हैं कि देश के संसद जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर और राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर भी समाज का जो एक शोषित और वंचित वर्ग था, जो सदियों से शोषित और वंचित रहा, जो हमेशा पिछड़ा रहा, जिसको कभी भी नीतिगत फैसलों में शामिल होने का अधिकार प्रदान नहीं किया, आज ऐसे सर्वोच्च पदों पर भी हम इस वर्ग के लोगों को देख पा रहे हैं। और इनका एक मुखर योगदान भी हम संसद से लेकर राज्य की विधानसभाओं में और कई महत्वपूर्ण पदों पर आज हम उनको देख पा रहे हैं, उनको आसीन देख पा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है देश के सामाजिक और आर्थिक परिवेश में, और ये सब संविधान की वजह से ही संभव हो सका। तो दोस्तों, आप हमारे इस विचार से कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं, प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।